हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। अब तक अपने लगभग 21 लेक्चर्स पूरे हो गए हैं ऑन द टॉपिक ऑफ सब्सिडरी बुक। दिस इज़ अ वेरी बिग टॉपिक और हमने इसके अंदर सबसे पहले कैश बुक सीखा, सिंपल कैश बुक सीखा, बाद में हमने डबल कॉलम कैश बुक सीखा, उसके अंदर कॉन्ट्रा एंट्री सीखा, बाद में हमने सिंपल पेटी कैश बुक सीखा, फिर एनालिटिकल पेटी कैश बुक सीखा, फिर वो इम्प्रेस सिस्टम नाम का एक सिस्टम था वो भी सीखा। उतना होने के बाद हम लोग चले गए क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की तरफ। और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के अंदर हमने क्या क्या सीखा था कि अगर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स रहेंगे तो क्या कंसिडर करने का। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स के अंदर हमने बोला था कि इफ़ इट इज़ गुड्स परचेस्ड और इफ़ इट इज़ गुड्स सोल्ड और गुड्स रिटर्न तो यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन गुड्स का होना ज़रूरी है और क्रेडिट का होना ज़रूरी है। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स रहेगा तो हमने बोला था उसको परचेस बुक में डालेंगे, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रहेगा तो हमने बोला था उसको सेल्स बुक में डालेंगे, और परचेस रिटर्न हुआ रहेगा तो परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न हुआ रहेगा तो सेल्स रिटर्न बुक। उसके ऊपर हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए। परचेस बुक में से लेजर के अंदर कैसे जाने का, परचेस बुक और परचेस अकाउंट के अंदर डिफरेंस क्या है, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न सेल्स अकाउंट के अंदर क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें देख के हो गई। उसका लेजर पोस्टिंग कैसे होता है और परचेस बुक की वजह से परचेस अकाउंट कैसे छोटा हो जाता है, वो सब चीज़ें अपना देख के हो गया था। नाउ लेट अस कंसिडर लास्ट 2 पॉइंट्स। वन इज बिल ट्रांजैक्शंस एंड वन इज अदर ट्रांजैक्शंस। बिल ट्रांजैक्शंस का तुम्हारे सिलेबस में एक भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी तक तुम्हारे सिलेबस में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का टॉपिक नहीं है। वो तुम्हारे सिलेबस में 12वीं में आने वाला है। इसके लिए बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक, ये जो 2 अलग अलग बुक्स है, इनके बारे में अभी तक तुम्हारे सिलेबस में एक भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं आएगा 11वीं में। सर बिल्स रिसीवेबल मतलब क्या है? अगर मैंने आपको गुड्स बेचा है और आपके पास से मुझे पैसा आने का बाकी है, अगर मैंने आपको गुड्स बेचा है, आपके पास से मुझे पैसा आने का बाकी है, तो मैं क्या करूंगा, परचेस बुक के अंदर सेल्स बुक के अंदर एंट्री कर दूंगा, बोलूंगा कि ये मेरा कस्टमर बन चुका है, डेटर बन चुका है। और आपको मैंने क्रेडिट पीरियड दिया रहेगा भाई, 2 महीने का, 3 महीने का, जो भी कुछ क्रेडिट पीरियड दिया रहेगा, उसके बाद में मैं आपके पास पैसा मांगने को आऊंगा। लेकिन अगर मुझे बीच में पैसे की जरूरत रहेगी तो क्या करूं? अगर मैं बीच में ही तुम्हारे पास आ गया, 2 महीने के पहले ही, 3 महीने के पहले ही तुम्हारे पास आ गया और बोला मुझे पैसा दे दो, तो देर इज़ अ चांस कि तुम बोलोगे सर आपने मुझे क्रेडिट पीरियड दिया है, 2 महीने तो रुकिए, उसके बाद मैं पैसा दे ही दूंगा, देर इज़ नो प्रॉब्लम, ऐसा आप कहोगे। लेकिन मुझे तो पैसे की ज़रूरत है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर हमारे कॉमर्स के सिस्टम में, बिजनेस के सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट कागज़ का टुकड़ा, उसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं बोलूँगा ठीक है, आपको मैंने 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दे दिया है, मैं उसके पहले आपके पास से पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ एक छोटा सा चीज़ मांग रहा हूँ कि मुझे आप कागज़ पे लिख के दीजिए कि आपके पास से इतना पैसा आने का बाकी है, 2 महीने के बाद आप मुझे पैसा देने वाले हो, या फिर मैं जिसको बोलूँगा उसको आप पैसा दे दोगे, इतना आप मुझे प्रॉमिस राइटिंग में दे दो। सो नाउ इट इज़ नॉट द केस कि यू आर जस्ट माई डेटर, बट यू आर माई डेटर एंड एट द सेम टाइम you are giving it in writing that you will be paying me after 2 months. अगर वो लेटर तुमने खुद ड्राफ्ट किया रहेगा तो उसको बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट, और अगर वो लेटर मैंने ड्राफ्ट करके तुमको दिया रहेगा और बोला रहेगा कि मेरा ऑर्डर है आप इसको एक्सेप्ट करो, तो उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अभी क्या हो गया, वो जो हमारा डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप था, उस रिलेशनशिप को हमने कागज के टुकड़े में कन्वर्ट कर दिया। नाउ इट इज अ सर्टिफिकेट कि सचमुच में तुम्हारे पास से इतना पैसा इतने पीरियड के बाद में आने का बाकी है। इट्स लाइक अ सर्टिफिकेट। तो जब मैं तुमको गुड्स बेचता हूं और तुम्हारे पास से पैसा आने का बाकी है ऐसा बोलता हूं, तो मैं तुम्हारे ऊपर सिर्फ सेल्स बिल ड्रॉ किया था, उसको हम इनवॉइस बोलते हैं। लेकिन जब मैं तुम्हारे पास से बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करवा के लेता हूं या फिर तुमको खुद को प्रॉमिसरी नोट बनाने को बोलता हूं, तो वो इनवॉइस तो बन चुका था, वो तो है ही, इनवॉइस तो बन चुका था, वो तो है ही, और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा बिल बन गया है। ये सेल्स बिल नहीं है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का बिल है। अब इसका फायदा क्या होगा, ये बिल मैं बैंक के पास जाके दिखा सकता हूं कि देखो भैया मेरे पास एक सर्टिफिकेट है। जैसा कोई बच्चा 10th स्टैंडर्ड का पढ़ाई करता है और उसका सारा पढ़ाई हो गया है, तो इसका मतलब उसने 10th का पढ़ाई किया क्या, हाँ उसको 10th का नॉलेज है क्या, हाँ 10th का नॉलेज है। लेकिन अगर वो 10th का एग्जाम देगा और बाद में पास करेगा और उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो नाउ दैट इज अ प्रूफ कि उसने सचमुच में साल भर पढ़ाई किया था। वैसे ही अगर मैंने तुमको गुड्स बेचा है, मतलब वो 10th का पढ़ाई अपना हो गया ऐसा सोच के देखो, तुमको पता है मुझको पता है कि पढ़ाई हो गया, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अगर दुनिया को बताने का कि तुम्हारे पास से पैसा आने का बाकी है, तो मुझे क्या चाहिए, एक सर्टिफिकेट चाहिए।
वो सर्टिफिकेट रहेगा तो दुनिया विश्वास रखेगी कि हाँ आनंद सर को इसके पास से इतना पैसा आने का बाकी है। देन इट विल बी ईजी फॉर द वर्ल्ड टू ट्रस्ट मी एंड टू डू न्यू ट्रांजेक्शन विथ मी। तो मैं बैंक के पास जाऊँगा, बोलूँगा देखो मेरा एक कस्टमर है, इसको मैंने गुड्स बेचा था, इसको मैंने सेल्स बिल बनाया था, सेल्स बिल भी है, और ऊपर से उसने मुझे प्रॉमिस राइटिंग में दिया हुआ है, एक तो प्रॉमिसरी नोट दिया है, नहीं तो मैंने उसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को उसने एक्सेप्ट करके मुझे दिया हुआ है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज को मैं आपके हाथ में देकर रखता हूँ, बैंक के पास देकर रखता हूँ, आप मुझे टेम्पररी पीरियड के लिए थोड़ा सा पैसा दे दो, फिर जब ड्यू डेट आएगी, जब 2 महीने खत्म हो जाएंगे, तब हम उसके पास से पैसा वसूल कर लेंगे। तो मतलब मुझे जो अभी पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है, जो मैं तुम्हारे पास मांगने को आया था, तुम बोलते हो कि सर 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है, क्रेडिट पीरियड के बाद में ही देखेंगे, तो मैं तुमको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ ठीक है, सिर्फ राइटिंग में दे देना भैया, पैसा आने का बाकी है, फिर मैं बैंक के पास जाके, क्योंकि बैंक के पास तो पैसा है, बैंक को बोलूँगा देखो ये ऐसा ऐसा सिचुएशन है, आप चाहे तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट चार्ज कर लो, लेकिन मुझे इसका पैसा दे दो, सो आई कैन सेटिस्फाई माई नीड ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस वेरी क्विकली। जो मुझे थोड़े समय के लिए पैसे की ज़रूरत थी वो भी पूरी हो गई, तुम्हारे पास से पैसा लेने का जरूरत भी नहीं पड़ा, तुमको जो क्रेडिट पीरियड दिया था वो भी पूरा हो गया, और मेरी ज़रूरत पूरी हो गई। ये करने के लिए लेकिन अपने को फ़ायदा किसका हुआ? उस सर्टिफिकेट का फ़ायदा, वो कागज़ के टुकड़े का फ़ायदा हुआ। उस कागज़ के टुकड़े का नाम क्या है? बिल्स रिसीवेबल। जो मेरे पास आने का बाकी है उसको बोलूँगा बिल्स रिसीवेबल, और तुमने एक्सेप्ट करके मुझे दे दिया है, तुम्हारे लिए बन जाएगा वो बिल्स पेएबल। तो जिस बिजनेस में ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं कि बहुत सारे बिल्स रिसीवेबल, बहुत सारे बिल्स पेएबल, बहुत सारे बिल्स रिसीवेबल, बहुत सारे बिल्स पेएबल, तो फिर वो क्या करते हैं, जिस तरह से हमने बहुत सारे परचेस ट्रांजेक्शन के लिए परचेस बुक बना के रखा था, बहुत सारे सेल्स ट्रांजेक्शन के लिए सेल्स बुक बना के रखा था, वैसे अभी हम क्या करेंगे, बहुत सारे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल के ट्रांजेक्शन के लिए बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक अलग अलग बना के रखेंगे। तो जो बिल हमने दूसरों पे ड्रॉ किया है, उनके पास से एक्सेप्ट करके लेके रखा हुआ है अपने पास, उसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल, पैसा आने का बाकी है। दिस इज ऑन डेटर्स। ये जो बिल रहता है वो किसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है? डेटर्स के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। बिल्स रिसीवेबल is drawn on debtors and bills payable is drawn बाय क्रेडिटर्स। हम बिल ड्रॉ नहीं करते हैं, वो लोग ड्रॉ करते हैं हमारे ऊपर। जैसा हमने डेटर्स पे ड्रॉ किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ साइन करके हाँ बाबा मैं देने को तैयार हूँ ऐसा लिख के दिया। वैसे बिल्स पेबल हम ड्रॉ नहीं करेंगे, दूसरा कोई अपने ऊपर ड्रॉ करेगा जो क्रेडिटर थे अपना। वो बोलेगा सर मैं लिखता हूँ, आप सिर्फ साइन कर दिए, बाद में बोलूँगा ठीक है। तो देन बिल्स रिसीवेबल इज ड्रॉन बाय डेटर्स और ड्रॉन ऑन डेटर्स, सॉरी फॉर दैट, एंड बिल्स पेबल इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स। सो दिस रिप्रेजेंट डेटर्स एंड दिस रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स। दोनों को अलग अलग हम बुक बना सकते हैं। दैट इज द पर्पज ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक। उसमें ज़्यादा कुछ झंझट नहीं रहता है, वही डेट कॉलम रहेगा, कौन से पार्टी का बिल है, कितने महीने का बिल है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, कितने रुपए का बिल है, ये लिख के रखने कर दे, बाकी कुछ नहीं है। सो इसका फॉर्मेट भी काफ़ी सिंपल है। डेट, पर्टिकुलर्स, बिल का नंबर, बिल का पीरियड, बिल का अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स में क्या आएगा? पार्टी का नाम आएगा। डेट पहले कौन से दिन को बिल ड्रॉ किया है, एक्सेप्ट करके आ गया है। पार्टी का नाम, किस पे बिल ड्रॉ किया है, बिल का नंबर क्या था, बिल का पीरियड कितना है और बिल का अमाउंट कितना है, इतना लिख दिया तो काफ़ी हो गया। सेम इज ए केस विद बिल्स रिसीवेबल बुक, सेम इज ए केस विद बिल्स पेएबल बुक। लेकिन 11वीं के सिलेबस में बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक का एक भी प्रॉब्लम आता नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। लेट अस नाउ कंसिडर द सेकंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज जर्नल। तो कैश ट्रांजैक्शंस कैश बुक में चले गए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक में चले गए, और बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन, प्रॉमिसरी नोट के ट्रांजैक्शन बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक में चले गए। अब जो बच गए ट्रांजैक्शंस उसके सबके लिए क्या रहेगा? जर्नल रहेगा। मतलब जो कैश के ट्रांजैक्शन नहीं है, गुड्स के ट्रांजैक्शन नहीं है, और बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल के भी ट्रांजैक्शन नहीं है, फिर भी ट्रांजैक्शन तो है, मतलब रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। फिर कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? उसका भी खुद का स्पेशलाइज्ड जर्नल नहीं है, तो उसका क्या बन जाएगा? जर्नल प्रॉपर, या फिर सिर्फ जर्नल। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? सो इट इज सिंपल जर्नल और जर्नल प्रॉपर। उसके अंदर कौन से टाइप के एंट्रीज आते हैं? उसके अंदर ओपनिंग एंट्रीज आती हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज आती है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आती है, ट्रांसफर एंट्रीज आती है, और अदर एंट्रीज आ सकती है। सो आई एम रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम, ठीक से देखिएगा। अगर सपोज आप कहोगे कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में जाना है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स है तो
परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक रिटर्न बुक में जाना है। बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन है, बिल ऑफ एक्सचेंज हमने ड्रॉ कर दिया, किसी और ने एक्सेप्ट किया, या फिर किसी और ने ड्रॉ कर दिया, हमने एक्सेप्ट करके दे दिया। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, तो बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक में जाना है। लेकिन इसके अलावा ट्रांजैक्शन रहेंगे, मतलब ना कैश है, ना क्रेडिट फॉर गुड्स है, ना बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन है, तो फिर क्या करने का? तो जिसका कोई नहीं होता है उसका जर्नल प्रॉपर होता है। आई रिपीट, जिसका कोई नहीं होता है उसका जर्नल प्रॉपर होता है। और जर्नल में फिर जो ट्रांजैक्शंस आते हैं उसको हम लोग कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरी। कौन सा बोला हमने? ओपनिंग एंट्रीज करने के लिए। सर ओपनिंग एंट्रीज का मतलब क्या है? साल के शुरुआत में हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ओपन करते हैं, उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज। अभी रियलिटी में क्योंकि अलग अलग कंपनी में सब जगह पे सॉफ्टवेयर से ही काम होता है, इसके लिए साल के शुरुआत में फिर से बार एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सॉफ्टवेयर अपने आप लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस को अगले साल में ओपनिंग बैलेंसेस करके कैरी फॉरवर्ड कर लेता है। अपने को सेपरेट एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अकाउंट्स का सिस्टम कहता है कि यस देयर कैन बी ओपनिंग एंट्रीज, और ओपनिंग एंट्रीज पास करने का रहेगा अगर स्पेशली आपका मैनुअल अकाउंट्स रहेगा तो इन दैट केस ओपनिंग एंट्रीज पास करने के लिए आपको कौन से बुक का जरूरत पड़ेगा? जर्नल का जरूरत पड़ेगा। एक ही ओपनिंग एंट्री रहता है। ओपनिंग एंट्री कैसे बनाने का रहता है, कल के लेक्चर में मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आपको समझेगा कि ओपनिंग एंट्री कैसे पास करने का। सभी एसेट अकाउंट को डेबिट किया जाता है, सभी लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। फिर ये एंट्री टैली नहीं होता है, उसमें डिफरेंस आता है। जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सो ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, जो एसेट्स फर्स्ट डे ऑफ द ईयर के लिए अपने पास है उनका सबका अकाउंट डेबिट करने का। ऑल लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिटेड, जो लायबिलिटीज फर्स्ट डे ऑफ द ईयर के लिए अपने पास है, अभी तक पे करने का बाकी है, उनको क्रेडिट करने का। और जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ऐसा अपना ओपनिंग एंट्रीज बनता है। दूसरा रहता है एडजस्टमेंट एंट्रीज, मतलब साल के एंड में 31 मार्च तो आ गया, 31 मार्च तो आ गया, लेकिन हमने रेंट पे करने का बाकी रह गया, हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करने का बाकी रह गया, हमने कुछ सैलरी पे करने का बाकी रह गया, वेजेस पे करने का बाकी रह गया। आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा पे करने का जिम्मेदारी आया था लेकिन अभी तक जिम्मेदारी नहीं निभाया है, पैसा पे करने का बाकी रह गया है। बाकी रह गया तो क्या बोलना पड़ेगा उसको? अपने को आउटस्टैंडिंग बोलना पड़ेगा। तो वो आउटस्टैंडिंग का एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि पे किया रहेगा तो वो कैश बुक में आया रहेगा, पे करने का बाकी रहेगा तो इन दैट केस इट विल कम इन आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड, हमने ज़्यादा पे करके रखा रहेगा, तो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है उसको अपने को इस साल के अकाउंट्स में से हटाना पड़ता है और अगले साल में ट्रांसफर करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? एडजस्टमेंट एंट्रीज कंसिडर करते हैं। तो टू रिकॉर्ड द आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड इन डिफरेंट ट्रांजैक्शंस वी यूज एडजस्टमेंट एंट्रीज। उसके बाद में कौन आता है? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन एंट्रीज? कभी कभी एंट्री करने के टाइम, ठीक से सुनिएगा, कभी कभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त हमारा मिस्टेक हुआ रहता है, हमारा जर्नल एंट्री गलत हो गया रहता है। अभी जर्नल एंट्री गलत हुआ रहेगा तो आगे जाने वाला लेजर पोस्टिंग तो अपने आप गलत हो जाता है। तो जर्नल एंट्री में भी मिस्टेक है और इसका मतलब ऑटोमेटिकली लेजर पोस्टिंग में भी मिस्टेक हो गया है और बाद में नजर आया अरे मिस्टेक हो गया, अभी क्या करने का? तो उसको रेक्टिफाई करने का रहता है। या फिर कभी कभी जर्नल एंट्री बराबर रहता है, उसमें मिस्टेक नहीं किया रहता है, लेकिन उसका लेजर पोस्टिंग करने के टाइम मिस्टेक हुआ रहता है। तो ऐसे वक्त अगेन अपने को रेक्टिफाई करने का जिम्मेदारी आता है। फिर वो रेक्टिफिकेशन का जो जिम्मेदारी है उसके लिए हम क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करेंगे। याद रखो, अकाउंट्स में कभी भी गलती हुआ रहेगा तो स्क्रिबलिंग नहीं करते हैं, उसको कटिंग नहीं करने का, रबर से उसको इरेजर से इरेज नहीं करने का, उसको कट नहीं करने का, उसके ऊपर दूसरा चीज नहीं लिखने का, वाइटिंग नहीं लगाने का। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बल्कि क्या करने का? अच्छा जो एंट्री हो गया ना, रहने दो, अभी उसको रिवर्स करेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसके लिए अलग एंट्री पास करेंगे। पुराने एंट्री को मिटाएंगे नहीं, पुराने एंट्री को, जो गलत एंट्री है उसको वैसे ही रहने देने का और बाद में रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने का, सेपरेट एंट्री पास करने का। मिस्टेक को रेक्टिफाई करना इसका मतलब मिस्टेक को मिटा देना और उसके जगह पे सही चीज लिखना नहीं है। मिस्टेक को मिटाने का, हटाने का, इसका मतलब जो मिस्टेक हुआ था उसको हाथ नहीं लगाने का, उसको साइड में रखने का, बट उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए जो लगेगा वो चीज करने का, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। उसके लिए अपने को फिर से नया एंट्री पास करना पड़ेगा। पुराने एंट्री को हाथ लगाने का नहीं, उसको इरेज करने का नहीं, उसको कट करने का नहीं, उसको मॉडिफाई करने का नहीं, उसको
उस एंट्री की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आए हैं, वो इफेक्ट्स को देखने का, और फिर उस इफेक्ट्स को नलीफाई कैसे किया जा सकता है वो देखने का, बट एंट्री को मिटाने का नहीं है. दिस इज हाउ हिस्ट्री इज रिकॉर्ड बी रिकॉर्डेड. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस ऑफ हिस्ट्री कि ऐसा हुआ था ट्रांजैक्शन, और लिखने के टाइम गलती हुआ था तो गलती भी दिखने दो कि क्या गलती हुआ था. गलती को मिटाओ मत, बाद में भी देखने को समझेगा अरे ये गलती अपना होता है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से गलती नहीं करेंगे. गलती को मिटाने का नहीं, गलती के इफेक्ट को मिटाने का. गलती जो हुआ है दिखते रहना चाहिए. ओके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन एंट्रीज. उसके लिए भी जर्नल को यूज करते हैं. बाद में ट्रांसफर एंट्रीज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर एंट्रीज? साल के एंड में अपने जो जो नॉमिनल अकाउंट्स रहेंगे, नॉमिनल अकाउंट मतलब कौन? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स. याद है ना आपको, अकाउंट्स हमने 3 तरीके के बोले थे. अकाउंट मतलब क्या है? जिस तरह से पिक्चर में एक्टर्स, उस तरह से अकाउंट में, और बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में अकाउंट्स मतलब उसके एक्टर्स है. और ये एक्टर्स कैसे कैसे रहते हैं? कोई हीरो रहता है, कोई हीरोइन रहती है, मेल फीमेल, कोई और अलग अलग कैरेक्टर, कोई विलन रहेगा, कोई क्या रहेगा. वैसे ही अलग अलग अकाउंट्स का खुद का अपना अलग अलग कैरेक्टर रहता है. और कितने कैरेक्टर मैक्सिमम मैंने बोले? 3 टाइप के कैरेक्टर रहते हैं. पहला कौन? पर्सनल. दूसरा कौन? रियल. और तीसरा कौन? नॉमिनल. पर्सनल मतलब क्या? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. याद है क्या ना सब कुछ, सब चीज़ें डिस्कस किया था हमने. अभी भूलने का नहीं, जिंदगी भर के लिए याद रखने का है. बाद में कौन है? रियल मतलब क्या? एसेट्स. और तीसरा कौन है? नॉमिनल. नॉमिनल मतलब क्या? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एज वेल एज इनकम्स एंड गेन्स. तो साल के एंड में ये जो नॉमिनल अकाउंट्स है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, ये जो 4 आपके नॉमिनल अकाउंट्स है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर करते हैं. कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? अगर वो गुड्स से रिलेटेड रहेंगे, मेन एक्टिविटी के ट्रांजैक्शंस रहेंगे, अकाउंट्स रहेंगे, तो उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट नाम के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. और अगर वो इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शंस रहेंगे तो इन दैट केस उसको हम लोग P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस नाम के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. सो ऑल नॉमिनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर आर ट्रांसफर्ड आइदर टू द ट्रेडिंग अकाउंट और टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो उसको नॉमिनल अकाउंट को बंद करके उसके अमाउंट को उठा के ट्रेडिंग अकाउंट में, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने के लिए जो एंट्री करना पड़ता है, वो एंट्री भी जर्नल प्रॉपर में किया जाता है. उसके अलावा ड्राइंग्स. ड्राइंग्स मतलब क्या? घर का पैसा बिजनेस में आएगा तो कैपिटल, और बिजनेस का पैसा घर पे जाएगा तो ड्राइंग्स. तो साल के एंड में ड्राइंग का जो अमाउंट है, उसका जो अकाउंट है, उस अकाउंट को हम लोग वहां से उठाते हैं और उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं. तो उसके लिए भी अपने को ट्रांसफर एंट्री करना पड़ता है, और वो ट्रांसफर एंट्री हम लोग जर्नल के अंदर कंसिडर करते हैं. एंड नाउ लास्ट पार्ट. इसके अलावा अगर और कोई सेंट्री ट्रांजैक्शंस रहेंगे, कैश डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि कैश बुक में तो कैश कमिंग इन, कैश गोइंग आउट, बैंक कमिंग इन, बैंक गोइंग आउट, उसका एंट्री होता है. फिर डिस्काउंट का क्या? जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगा. और भी ट्रांजैक्शन रह सकते हैं. बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड. बिल ऑफ एक्सचेंज हमने किसी और पे ड्रॉ किया था, उसने एक्सेप्ट करके वापस दे दिया है, या फिर किसी और ने हम पे ड्रॉ किया था, हमने उसको एक्सेप्ट करके दे दिया है, या फिर एसेट को बेचा है, एसेट को परचेस किया है. ये सब जो ट्रांजैक्शंस रहेंगे, पिछले प्रॉब्लम अगर आपको याद रहेगा तो हमने किया था, ओल्ड मशीनरी बिपिन को बेचा था तो उसका एंट्री जर्नल प्रॉपर में किया था. IBM के पास से कंप्यूटर परचेस किया था, उसका एंट्री हमने जर्नल प्रॉपर में किया था. ये सब चीज़ों के लिए अपने को जर्नल प्रॉपर की ज़रूरत पड़ती है. सो अभी कल के लेक्चर में क्या करूंगा, जर्नल प्रॉपर के अंदर एंट्रीज कैसे करने का कल सिखाऊंगा. क्लियर? सो कल का लेक्चर अपना सब्सिडरी बुक का लास्ट लेक्चर होगा, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा. और उसके बाद में फिर हम लोग बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक करेंगे, उसका नाम रहेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. इंटरेस्टिंग टॉपिक. लेकिन पहले क्या करने का है, जर्नल प्रॉपर के छोटे छोटे 6-7 प्रॉब्लम कंप्लीट करने के हैं. कल वो सारे के सारे प्रॉब्लम एक ही लेक्चर में पूरा करूंगा. उसके पहले एक बार फिर से चाहिए तो बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक मतलब क्या है, और जर्नल का ये जो अपना 1 2 3 4 5 कौन से ओपनिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, अदर एंट्रीज, इसका क्या मतलब है एक बार रिवाइज करके रखना. सो कल के लेक्चर में अपने को समझने को ईजी जाएगा. ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.